हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम कक्षा 9 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब हमने पढ़ा था कि मिश्रण क्या होते हैं और मिश्रण को हम क्या पृथक कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर कोई मिश्रण विषमांगी है, अगर उसके रासायनिक गुण अलग अलग हैं तो उसको भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे हाथ से चुनकर छन्नी से छान लेना। हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते ही हैं। हम चाय बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती होती है तो उसको हम छन्नी से छान लेते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए वह विधियाँ कौन सी हम देखते हैं। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे किसी रंग वाले घटक डाई में नीले रंग की डाई और काले रंग की डाई को हम किस तरह से पृथक कर सकते हैं, यह हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास लगा लें और कुछ बूंदे स्याही वॉच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। अब हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। अब हम इसको एक वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक करेंगे। वाष्पीकरण, आइए देखते हैं। इसका एक चित्र है, उस चित्र के द्वारा हम समझेंगे कि किस तरह से हम वाष्पीकरण विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा है, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। इस तरह से हमने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है और एक बीकर को हम गर्म करते हैं, इसमें जल है और इस तरह से यहाँ पे वॉच ग्लास रखी, उसमें स्याही डाल दी है और देखो किस तरह से ये वाष्प हो रहा है। तो इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। विलायक से विलेय पदार्थ को हम किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाज़ार में संपूर्ण क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार की दूध, पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक वाले दूध लाते हैं। अब इसको हम कैसे पृथक करेंगे, इसको भी हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। एक परख नली में थोड़ी सी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध ले लें। अब हम एक परख नली लेंगे और उसमें एक संपूर्ण फुल क्रीम दूध ले लेंगे यंत्र से। अब इसे हम अपकेंद्रीकरण विधि से पृथक करेंगे। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाले मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम दूध से मक्खन निकालते हैं, आपने देखा होगा घर में अपनी मम्मी को मक्खन निकालते हुए। और हमने कोलाइडल जो हमने पढ़ा था कल, निलंबन और कोलाइडल में भी हम अपकेंद्री विधि द्वारा हम उसको पृथक कर सकते हैं। यदि किसी में कोई मिल्क डेयरी है, वहाँ जाए और पूछे वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक कर सकते हैं और वे पनीर से कैसे बनाते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब दूध को मतने पर आप क्या देखते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर नहीं निकल सकते। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। आपने मिक्सी को देखा होगा, मिक्सी घूमती है तो मक्खन एकदम ऊपर आ जाता है। कई बार हमारे पास मथने के लिए इस तरह से घर में इस तरह से होता है, जिसको हम दूध में इस तरह से छाछ में हम मथेंगे तो उसके ऊपर से जो घी होगा या मक्खन होगा ऊपर आ जाएगा। तो आप ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। अब इसके अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं?
इसका हम प्रयोग जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में कर सकते हैं, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने में कर सकते हैं, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने के लिए हम कर सकते हैं। आपने मशीन में देखा होगा कि किस तरह से उसमें जल निचोड़ा जाता है, उसको भी हम अपकेंद्रण विधि द्वारा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। अब दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक्करण करने का प्रयास करें। अब हम इस विधि को पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से अलग करेंगे। अब हमने एक मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डाले। अब जल और मिट्टी का तेल दो अघुलनशील पदार्थ हैं। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉक कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। अब आप जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, इस तरह से हमने लिया है और यहाँ पर हमने जल लिया है, मिट्टी का तेल और पृथक्करण कीप इस तरह से हम डालें। जैसे ही जल नीचे उतर जाता है और ये स्टॉप कॉर्क को हम बंद कर देंगे तो जल नीचे रह जाएगा, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम पृथक्करण विधि द्वारा इनको अलग कर सकते हैं और ये हम अघुलनशील द्रवों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं इस विधि को। अब इसके अनुप्रयोग हम किस किस में कर सकते हैं। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में कर सकते हैं। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो द्रव आपस में नहीं मिल सकते वो पृथक्करण विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने 3 विधियां पढ़ ली, वाष्पीकरण, पृथक्करण और अपकेंद्रीकरण। अब हम चौथी विधि देखेंगे, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस तरह पृथक करेंगे। अब नमक भी ठोस है और कपूर भी ठोस है, तो हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था कि ठोस से सीधे वाष्प में बदलना हो तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, उस विधि को हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। अब इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो, उन्हें ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे दो ठोस आपस में मिक्स हुए हो तो उनको हम पृथक करेंगे तो कौन सी विधि अपनाएंगे, ऊर्ध्वपातन विधि अपनाएंगे। जैसा कि इस चित्र में बताया हुआ है, इस तरह से आपने एक बीकर लिया और इसमें ये ठोस है, ये कपूर तथा नमक का मिश्रण है और इसको हम गर्म करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तो कपूर का वाष्प बन जाएगा, ये कपूर का वाष्प बन जाएगा और ये नमक नीचे रह जाएगा। इस तरह से पूरा। तो इस ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे काली स्याही में डाई एक रंग है। छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे पर 30 सेंटीमीटर पर पेंसिल लें और एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार बीकर या परख नली में जल लें, उसे इस छानक कागज से इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह ठीक पर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही छल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें। अब देखिए इस तरह से हमने एक परगनली ली है, देखो पेंसिल से हमने इसमें रेखा खींच ली और एक छानक पत्र लगा दिया और स्याही का एक निशान यहाँ पे कर लिया और इसमें खांच की छड़, कागज़ की क्लिप, जार, छानक पत्र और स्याही का निशान कर दिया और इस तरह से ये जल यहाँ पर आ गया है। इस विधि को हम कैमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक कर सकते हैं। अब काली स्याही में जो डाई होती है उसको पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, कैमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, इन सब के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि नमक और कपूर को किस तरह से हम पृथक कर सकते हैं, तो आप बता सो उसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं।
यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विलायक में घुले रहते हैं। अब हमने आगे एक पृथक्करण विधि पढ़ी थी जिसमें दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक करते हैं, और इस विधि कैमेटोग्राफी में दो घुलनशील पदार्थों को हम अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तकनीक में विकास के साथ ही कैमेटोग्राफी नई तकनीकों का विकास हुआ, जिसके बारे में हम आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसके अनुप्रयोग हम किस किस में कर सकते हैं? डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीली पदार्थों को पृथक करने में कर सकते हैं। अब देखते हैं दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस तरह से पृथक कर सकते हैं। आइए हम एसीटोन और जल के उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें जिसमें एक थर्मामीटर लगाएं और उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करें। अब हमने पृथक्करण विधि में देखा था कि दो अघुलनशील द्रव को अलग करने के लिए हम पृथक्करण विधि यूज़ करते हैं, पर जो दो घुलनशील द्रव होते हैं उसको पृथक करने के लिए हम आसवन और प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए इस तरह से चित्र में इस तरह से एक फ्लास्क लिया हुआ है, ये आसवन फ्लास्क होता है, ये लैंप है, ये थर्मामीटर, और इस तरह से दो जल और एसीटोन का विलयन इसमें लिया हुआ है, और जल और इस तरह से इसमें ये यंत्र लगाया हुआ है जल संगणक शीत, और इस तरह से इसमें एसीटोन आ जाता है और जल वाष्प बन के उड़ जाता है और जल इसी में रह जाता है। जैसा कि हमें इस चित्र में बताया गया है, यहाँ पे हमने एक लैंप लिया है, ये आसवन फ्लास्क है, इसमें जल और एसीटोन दोनों मिक्स हैं, और इस तरह से यहाँ पर एसीटोन यहाँ पर आ जाता है और जल इसमें रह जाता है। तो ये आसवन विधि द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं, दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि द्वारा पृथक्करण। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होकर संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकाले पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है, और जब आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है, और जल कहाँ शेष रह जाता है? आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। और इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है। अब हम प्रभाजी आसवन विधि किसके लिए यूज़ करेंगे? जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इसका उपयोग साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है किस तरह से हम प्रभाजी आसवन द्वारा हम अलग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। आसवन विधि की तरह ही होता है इसमें, बस इस तरह से यहाँ पे ये प्रभाजी आसवन आ जाता है और इसमें थर्मामीटर लगा हुआ रहता है। ये फ्लास्क है और इसको जब हम गर्म करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर शुद्ध द्रव आ जाएगा और जो मिश्रण होता है वो यहीं रह जाएगा और जल, और इस तरह से हम प्रभाजी आसवन द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं। अब पेट्रोल को हम प्रभाजी आसवन द्वारा ही पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आज पदार्थ को पृथक करने के लिए बहुत सारी विधियाँ पढ़ी हैं। वाष्पीकरण, पृथक्करण, अपकेंद्रीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन, इस तरह से हमने सारी विधियाँ पढ़ ली। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। इसका आगे वाला पार्ट हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं। तब तक इसको रिवाइज़ करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।